चैप्टर नंबर 8 है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो फूले के द्वारा आपको पता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना 1873 में होती है। ठीक है, ये फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। वहीं हम बात करें प्रार्थना समाज की, और वहीं पे बात करें हम आपको आर्य समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1867 में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। ठीक है ना, पांडुरंग ने किया था। उनके साथ उनके बाद महादेव गोविंद रानाडे भी थे, आरजी भंडारकर भी इनके साथ थे। और मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना आपको 1875 में देखने को मिलती है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। समझ में है सब पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था आपका नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपको 1932 में हुआ था। जिस संघ की स्थापना आपको पता है, इस संघ से गांधी जी भी जुड़े थे। चूंकि इस संघ की स्थापना किसने किया था ये जान लीजिए। इसके संस्थापक भी आपके गांधी जी थे, जो 1932 में इसकी स्थापना किए। और ये लगभग जो पूरे का पैक्ट हुआ था 1932 में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, उसके बाद से ही जो अछूते थे उन्हीं को उन्हीं जो अछूते वर्ग के लोग थे, उन अछूतों के लिए ही गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया था। मतलब कि ये हरि के जन हैं, मतलब भगवान के जन हैं। इसलिए इनको मतलब इनका दर्जा थोड़ा सा जो समाज में गिरा हुआ है, इनको थोड़ा सा ऊपर उठाने के काम किया जाए। स्पेशल एग्जाम में ही आता है कि हरिजन सेवक की स्थापना कब हुआ था, 1932 में। किसके द्वारा होता है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो पेरियार के द्वारा आपको आत्मसम्मान आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आत्मसम्मान आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1925 में कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में। किसके द्वारा, तो आपको पता ही है कि पेरियार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम ई वी रामास्वामी नायकर। कौन है? ई बी रामास्वामी रामास्वामी नायकर, ये हैं इनकी स्थापना करने वाले। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है कि बहिष्कृत हितकरणी महासभा की स्थापना कब होती है। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना 1924 में होती है। क्लियर है? अब इसे जान लेते हैं कि इस सभा से कौन जुड़े हुए थे। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुड़े थे। कौन जुड़े थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जुड़े थे, जिसकी स्थापना 1924 में होती है। कब होती है? तो 20 जुलाई को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? तो बॉम्बे में होती है। क्लियर है मेरी बात? इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो दलित वर्ग के लोग थे, जिनको हम अस्पृश्य कहे जाने अस्पृश्य वर्ग के लोग कह सकते हैं, ये शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के इनमें काम करना था इस सभा की स्थापना करके। मतलब अछूतों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके बाद से भाई इनके अलग अलग से ये स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली थी। ये निकालने वाले जो थे, ये कौन थे? ये थे आपके ज्योतिबा राव फूले। कौन थे ये? ज्योतिबा राव फूले ने इस बात का आर्य वैदिक परंपरा का विरोध किया था। और दीनबंधु नामक एक मराठी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ये याद रखिएगा, दीनबंधु नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये निकाला था कौन? ये ज्योतिबा राव फूले ने निकाला था। ठीक है, देखिए एक दो प्रकार की पत्रिका थी। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका आपकी जो 1873 में शिवनाथ शास्त्री के द्वारा ब्रह्मा समाज से जुड़ी थी। और एक था दीनबंधु, जो ये वो बंगाली में निकाली गई थी, लेकिन जब मराठी की बात करेगा तो इस मराठी पत्रिका की बात ज्योतिबा राव फूले ने 1880 में निकाला था। कब निकाला था? 1880 में ये आपका ज्योतिबा राव फूले के नेतृत्व में निकाला था। जो सामाजिक सुधार और आर्य समाज के जो वैदिक परंपरा था, उनकी आलोचना को करते हुए इन्होंने दीनबंधु नामक पत्रिका मराठी में निकाली थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है कि ज्योतिबा फूले ने जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था वो था मराठी। कौन सा, मराठी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है इसका सही जवाब। क्लियर है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा कि गुलामी नामक पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी। तो गुलामी नामक जो पत्रिका है वो 1873 में प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं कि जो गुलामी नामक पत्रिका में शूद्रों के दास्ता का तुलना किससे किया गया है। तो ये जो किया गया था वो आपके साउथ अफ्रीका के निग्रो की जनजाति थी उनसे किया गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है, निग्रो की जनजाति से गुलामी नामक पत्रिका में शूद्रों की जो दास्ता थी उनसे इनकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका तर्क था आर्य विदेशी थे जो यहाँ के मूल निवासियों को हराकर निम्न मानने लगे थे। ये कथन था ज्योतिबा फूले का। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट है काश्तकार की चाबुक किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। काश्तकार की चाबुक किसकी रचना है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ज्योतिबा फूले। यानी ज्योतिबा फूले जो है वो दलित वर्ग यानी निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके लिए वो क्या नाम है शोषित जो वर्ग थे, किसान वर्ग थे, उनको उनको पीड़ा और उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और जिसका प्रकाशन 1881 में शुरू हुआ था। कौन, काश्तकार की चाबुक। ठीक है ना। काश्तकार चाबुक की रचना किसकी है, जो ज्योतिबा फूले की एक महत्वपूर्ण कृति है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि काश्तकार की चाबुक में किसका विरोध हुआ था। तो काश्तकार की चाबुक में जाहिर सी बात है कि जब ये दलित वर्ग के लोग की तरफ थे तो यहाँ पे जो उच्च वर्ग की जातियां थी, उच्च वर्ग की जो जातियों का जो उपनिवेशवाद था उनके खिलाफ ये क्या था, इनका विरोध था। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि राजनीति में किसान को एक वर्ग की तरफ प्रवेश कराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो राजनीति में एक वर्ग की तरफ प्रवेश कराने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, यही थे। कौन, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। आप कंफ्यूज होने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के जो जनक है वो किसको कहा जाता है। तो आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के जो जनक हैं वो कहा जाता है किनको, वीर सेलिंगम को। किनको, वीर सेलिंगम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धर्मपालन योगम, क्या नाम है, धर्मपालन योगम की स्थापना कब और किसने किया था। तो इसकी स्थापना 1902 में होती है, लेकिन नारायण धर्मगुरु ने इसका किया था, जो आपके केरल में, ये केरल से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पहली बात इसका सही जवाब है। ये केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ए झावा मतलब ए झावा निम्न जाति से संबंधित थे। ठीक है, निम्न जाति से ये संबंधित थे। कौन, श्री नारायण गुरु, जो धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में था। इनका उद्देश्य मैं आपको बताऊं, इनका दो ही उद्देश्य था। छुआछूत का विरोध करते थे, जो पूजा विवाह पद्धति थी और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि थी, उनको इनका कहना था कि उनको सरल विधि दिया जाए, उनको सरल विधि से करने की बात भी इन्होंने किया था, श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा संगठन 1920 के दशक में माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन है, ये प्रभावित जो हुआ था, ये जो संगठन है ये है आपका धर्म परिपालन योगम, यानी सत्य शोधक समाज नहीं, यानी धर्म जो परिपालन योगम है ये जो है वो आगे जाकर के माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। अभी बात हुई थी। तो स्वाभिमान चलाने वाले आपके ईवी रामास्वामी नायकर थे, जो इसको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम क्या है, ईवी रामास्वामी नायकर थे। और ये इनको क्या बोलते हैं, इनको हम पेरियार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जो 1925 में स्वाभिमान आंदोलन चलाए थे, मैं आपको बता दूं 1925 में। अगला ऑप्शन भी आपके सामने आएगा। कह रहा है कि स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। कब चलाया गया था, तो 1925 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है।
कह रहा है पेरियार का विचार किस क्षेत्र में स्वीकार किया गया। पेरियार का जो विचार था वो किस क्षेत्र में स्वीकार किया गया था, मतलब ये इनके विचार कहाँ से प्रेरित था, तो ये था तमिलनाडु क्षेत्र में, और तमिलनाडु क्षेत्र में ही उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। पेरियार को जस्टिस पार्टी का भी नेतृत्व दिया गया था। तो कब इनको नेतृत्व प्रदान किया गया था जस्टिस पार्टी में, तो 1937 में इनको जस्टिस पार्टी में क्या हुआ था, नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी पार्टी बाद में पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ कशगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कौन सी पार्टी थी, द्रविड़ कशगम, यही है, द्रविड़ कशगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो बाद में चल करके, तो ये कौन कौन सी पार्टी थी, किसके नेतृत्व में, तो यही है कौन, पेरियार के नेतृत्व में। आपके कौन सी पार्टी, ये पार्टी का नाम नहीं दिया इसमें, पार्टी वही होनी चाहिए जो आपकी जस्टिस पार्टी थी ना, जस्टिस पार्टी, यही बाद में चल करके आपकी जो द्रविड़ और ये इसको बोल रहा है कशगम, इसके नाम से क्या हुआ था, ये प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कह रहा कि पहला भारतीय डिप्रेस्ड क्लास का सम्मेलन कब हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरोध घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो ये सबसे पहले हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है, तो ये मैंने पहले भी बताया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा सन 1932 में होती है। उसके बाद से 1900 हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। उसके बाद से इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि 1933 में आकर के एक हरिजन नामक पत्र की भी निकाली जाती है। हरिजन नाम से ही एक पत्र निकाली है, तो 1933 में, और स्थापना इसकी 1932 में होती है। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना समझौता हुआ है वो कब होता है, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 26 नवंबर, कब की बात है ये, 26 सितंबर 1932। देखिए कितना पैरेलल क्वेश्चन है, 26 सितंबर याद रखिएगा 1932 कब की बात है, 26 सितंबर 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 है। महादलित सत्याग्रह कब आरंभ होता है, महादलित सत्याग्रह है वो 1927 में आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर 2 किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू होता है। सन 1942 में किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था, सन 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। अब कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये है आपका बौद्ध धर्म, क्या है, बौद्ध धर्म कब अपनाया था। आप लोग इंप्रूव कर लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगी तो उसमें भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाए थे उन्होंने 1950 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं मिलने वाले हैं आपको। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो है क्या, महिलाओं की स्थिति एवं इसमें सुधार। ठीक है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। चलिए अगला इसमें चलते हैं, पॉइंट देखते हैं इसमें, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार, यहाँ पर होना चाहिए पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले। कि समानता ने कुछ काम उन्होंने खराब किया तो था ही, कुछ अच्छे भी काम हमारे लिए समाज के लिए करके गए अंग्रेज। तो अंग्रेजों के द्वारा स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको बराबरी का दर्जा भी देना चाहिए। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित था, शिक्षा जो था ना वो केवल जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी केवल उन्हीं को मिल पाता था और उन्हीं तक क्या क्या था, सीमित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अब कह रहा है कि सती प्रथा का जो अंत हुआ है वो कब हुआ है, तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ है, विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में आपका सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी पूरी जीवन उसमें लगा दिया था, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे पहले आवाज भी उठाई थी, और जो आपका 1856 में जाकर के इनका एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बना था।
बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वो कब आया है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आपको 1929 में देखने को मिलता है, जिसको शारदा अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम है? ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले है। सविता फूले नहीं, सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहुजन समाज की स्थापना सावित्रीबाई फूले मतलब कि ज्योतिबा राव फूले की पत्नी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। समाज की सदाचारी महिला किसको समाज की सदाचारी महिला किसको माना जाता था? तो सदाचारी महिला वही होती थी जो सती होने का प्रमाण देती थी समाज में। तो जो समाज में सती हो जाती थी, मानी सती होने का मतलब कि जैसे ही उनका जो शौहर था, मतलब उनका जो हस्बैंड था, उनकी डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, तो उसी चिता पर जल करके इनको भी अपना जीवन समर्पित कर देना होता था, खत्म कर लेना होता था। वो सती कहलाता था। वो आप हो या ना हो, आपको समाज जबरदस्ती वहां पे बैठा देता था। आपको जबरदस्ती आपकी उसी चिता में जलते हुए आपको भी भस्म हो जाना था। इसलिए जो सदाचारी महिला थी उसको वही माना जाता जो महिला आपकी क्या होती थी, सती होती थी। तो सती का समझ में आ रहा है अर्थ क्या होता है? चलिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना सन 1828 में किया था। और आपको पता है यह पश्चिमी शिक्षा के काफी पक्षधर भी थे। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर किया है? तो विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया है, जिसका पहले ही मैंने बता चुका है। ब्रह्मा समाज को कौन आगे बढ़ाया है? तो ब्रह्मा समाज को आगे बढ़ाने वाले केशव चंद्र सेन है। ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज का गठन है पश्चिमी भारत में किसने किया, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार में जुटे हुए थे? तो प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज आपका एमजी रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था प्रार्थना समाज की 1867 बताया था ना, 1867 में। तो इसमें आपका एमजी रनाडे होगा। यदि आपका उसमें होता क्या नाम है आत्मारंग पांडुरंग, तो वो भी इसके बाद वो भी इसका क्या होता है आंसर सही होता। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है इसका? आर्य महिला समाज का गठन कब होता है? तो आर्य महिला समाज का जो गठन होता है वो कब होता है? आर्य महिला समाज का गठन कब होता है? ये होता है आपका पंडिता रमाबाई और एमजी रनाडी की सहायता से आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया, जिसकी स्थापना 1882 में होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। 40 नंबर है कि आर्य महिला समाज का गठन एमजी रनाडे की सहायता से किसने किया था? तो ये की थी पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने इसका सहयोग की थी एमजी रनाडे की। किसके नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया था? तो विधवा विवाह के पक्ष में किसके नेतृत्व में, अभी इसके पहले जिक्र हुआ था, वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। किसके सुझाव पर विधवा विवाह कानून पारित किया गया? उस समय कौन था 1856 में? आप गेस करिए वो कौन कौन होगा। तो उसी समय लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। उनके समय में ये विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो है ना, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कों की उम्र जो रखी गई थी वो 18 वर्ष रखी गई, और जो लड़कियों की उम्र रखी गई वो मात्र 14 वर्ष रखी गई। और इसमें जो इसकी किसकी देखरेख में हुआ था? तो केशव चंद्र सेन की देखरेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने पुणे में एक विधवा गृह शारदा सदन के नाम से स्थापना किया? तो विधवा गृह शारदा सदन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। कब? पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना आपको होती है 1889 में। कहाँ पे होती है? तो ये भी मुंबई यानी इसको बॉम्बे में बोलते हैं, उस समय होती है। अगला पॉइंट है आपके सामने है 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना आपको देखने को मिलता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा देखने को मिलती है? तो देखने को मिलती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है।
स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। वो कब लिया था? बहुत फेमस है, 1893 में। इस समय बहुत काम हुए थे। 1893 में गणपति महोत्सव उत्सव भी तिलक के द्वारा बॉम्बे में शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने का भी मौका मिला, जो पूरे पूरे विश्व में भारत को एक धर्म गुरु के नाम पर भी उस समय फेमस किया था कि भारत सर्वोच्च है। करे के निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसका प्रयास किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे ये? सर सैयद अहमद खां की मुमताज अली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, महिलाओं के सुधार में तो मुस्लिम जो नेता थे सर सैयद अहमद खान ने प्रयास किया था, लेकिन जो मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला भी दिया था, इसलिए हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वो है मुमताज अली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी किस समाज से संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से संबंधित है। किससे? पारसी समाज से संबंधित है। करा कि रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यही दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी और फरदून जी दोनों ने किया था ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोनों ने किया था, नौरोजी फरदून जी में और दादा भाई नौरोजी ने भी किया था। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस परिवार के द्वारा स्त्री जरदोस्ती मंडल का गठन किया गया? तो ये नौरोजी परिवार था, इन्हीं के द्वारा स्त्री सरजोस्ती मंडल का गठन किया गया था। अलीगढ़ कन्या विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? अलीगढ़ कन्या जो विद्यालय है वो शेख अब्दुल्ला और बेगम वाहिद जहां इन दोनों के द्वारा ही खोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अलीगढ़ कन्या विद्यालय कौन से विद्यालय में बदल गया? तो अलीगढ़ जो कन्या विद्यालय है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है ये, इसमें जो बेगम रुकैया शेखावत है, ये कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं। सबसे पहले काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने के लिए। कौन? बेगम रुकैया शेखावत। अगला, बंगाल के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बंगाल के, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जैसे इस बार एग्जाम में आया था ना, इस बार बीपीएससी 71 में पूछा था, बिहार के प्रथम 1839 में 1939 में कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, उन्होंने बने थे। वैसे ही बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो डॉक्टर बीसी राय बने थे। कौन थे ये? डॉक्टर बीसी राय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। डॉक्टर बीसी राय की माताजी ने अघोर कामनी गर्ल्स के लिए कौन सा गर्ल्स हाई स्कूल खोला था? तो ये खोले थे कौन से? अघोर कामनी ने बांकीपुर गर्ल्स कॉलेज खोला था इनकी माताजी ने, डॉक्टर बीसी राय के। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय है जो 1867 में मात्र 6 छात्रों के साथ प्रारंभ हुआ, जो आज बिहार की राजधानी में एक बहुत बड़ा पहचान है? ये कौन है? ये है आपका कौन? ये है बिहार की पहचान में, तो ये है बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जो अघोर कामनी ने गर्ल्स के लिए खोला था, और यह 1867 में आकर के जो मात्र 6 छात्राओं के साथ प्रारंभ हुआ, आज बिहार की राजधानी में एक अपना अलग से पहचान है, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की शाखाएं 1922 में बिहार में कहां-कहां स्थापित हुई थी? तो 1922 में बिहार में पटना और देवघर दोनों में हुई थी, यानी पटना में भी हुआ था और देवघर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, 1822 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बिहार में कहां पर प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएं खोली थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बिहार में कहां-कहां खोला गया था? तो पहली बात, दोनों की बात कर रहा है, प्रार्थना सभा और सोसाइटी, इन दोनों की बात कर रहा है। तो ये भागलपुर कौन है? भागलपुर, गया, आरा, पटना, इन चारों जगह पे हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। भागलपुर, गया, आरा, पटना, इन सब जगह खोला गया था। बाल विवाह अधिनियम कब पारित होता है? तो बाल विवाह अधिनियम 1929 में, कि 1829 में? 1929 में पारित होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। 1929 में बाल विवाह अधिनियम पारित होता है। इसमें आपको कहा गया था, अगला पॉइंट में मिल जाएगा,
कि 1919 में जो 29 में जो पारित बाल विवाह अधिनियम था उसमें लड़की की उम्र क्या रखी गई थी? लड़की की जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी 16 साल, ठीक है ना, 16 साल रखी गई थी। और जो मैंने बोला कि जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? नेटिव मैरिज, देखिए नेटिव मैरिज जो एक्ट आया था, मैं इसकी बात करूं पहले आपको कि नेटिव मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट ये आया था 1872 में। और ये देखिए बाल विवाह अधिनियम आया 1929 में। इसमें जो बात किया गया था, इसमें लड़की की उम्र मात्र 14 वर्ष रखी गई थी। और यहीं पे बाल विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें लड़की की उम्र 16 वर्ष रखी गई। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी लड़की की उम्र अभी भी 18 वर्ष है, और सॉरी अभी भी 18 वर्ष है, और उस समय नेटिव मैरिज एक्ट में भी 18 वर्ष रखी गई थी। यानी नेटिव मैरिज एक्ट आपको 1872 में देखने को मिलता है, जिसको हम सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। करा कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष तैयार हुआ है? तो स्पेशल मैरिज एक्ट, वही बात है, स्पेशल मैरिज एक्ट आपको कब तैयार हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट? तो ये देखने को मिलता है आपको स्पेशल मैरिज एक्ट, एक मिनट देखिए, इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था ना वो 1871 में तैयार हुआ था। स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष तैयार हुआ था? 1871 में, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन के द्वारा एक ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज एक्ट था जो 1871 में तैयार हुआ था। अब अगला क्वेश्चन इसी में आता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो कहाँ तैयार हुआ है, कब तैयार हुआ है? तो 1871 में। कहाँ पे तैयार हुआ है? तो वो आपके पटना में तैयार हुआ था। कहाँ पे तैयार हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। स्पेशल मैरिज एक्ट बिल एक ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। किस अधिनियम में दहेज को वैध घोषित किया गया था? वाह, वैध नहीं, ये अवैध है, अवैध घोषित किया गया था। टाइपिंग फॉर्म थोड़ा सा गलत है, सही मिलेगा आपको। तो किस अधिनियम में दहेज को अवैध घोषित किया गया था? तो जो 1861 का अधिनियम आया था, इसी अधिनियम में इस दहेज को आपको अवैध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिशु हत्या का प्रचलन उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा था, जो कब प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया? जो प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया वो था 1870 में जाकर के इसको समाप्त किया गया। इसमें कह रहा है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की उम्र 14 साल निर्धारित की गई है। वहीं पे लड़कों की उम्र की बात करें तो लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट अभी मैंने बताया उसको 1872 में आया था, जिसको हम सिविल मैरिज एक्ट का भी हम नाम देते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 है कि अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंसी शहर था? वो है मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तीनों है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक शहर था? तो औद्योगिक शहर जहां मतलब उद्योगों का विकास हुआ हो तो वो है कानपुर और जमशेदपुर, दोनों हैं, उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे शहर था? तो वो है बरेली, जमालपुर, दोनों है, इसलिए उपयुक्त दोनों इसमें भी सही है। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद किन वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? तो इसमें कौन सा ऊनी वस्त्र होगा या सूती वस्त्र होगा या टेरिकाट वस्त्र होगा? तो देखिए इसमें जो बंगाल था ऊनी वस्त्र के लिए, आपको तो जम्मू कश्मीर था। सूती वस्त्र के लिए ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट देखिए, सूती वस्त्र के साथ साथ एक और मैं ऑप्शन बताऊं, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो भागीरथी का जो मुर्शिदाबाद था वो रेशमी वस्त्रों के लिए सही था, इसलिए ऑप्शन इसका हटा दीजिए। इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, मैं आपको बताऊं, ये सही आंसर है आपका, इनमें से कोई नहीं, जिसका जवाब होगा
रेशमी। ये रेशमी के लिए उपयुक्त इसका प्रमुख केंद्र था कौन? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की जो रेशम था वो काफी फेमस था। ठीक है। करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में मानी जाती है। यूपी के कानपुर में कौन सी वस्तुएं बनती थीं? तो यूपी के कानपुर में आपको चमड़े की वस्तुएं देखने को मिलती थी। कहाँ? चमड़े की वस्तुएं आप यूपी के कानपुर में देखने को मिलती हैं। ये केवल आप सूती कपड़े की बात, चमड़े की बात नहीं करेंगे, इसमें सूती कपड़े भी थे, ऊनी कपड़े भी थे। लेकिन मैं आपको बताऊं स्पेशली जो ऊनी के कपड़े थे वो जम्मू कश्मीर के बनते थे। लेकिन आपके बुक में तीनों के तीनों ऑप्शन दिए हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ ही बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र था, हुआ करता था और यह मुसलमानों का शासन था? तो इसमें बता सकते हैं आप, जो भागलपुर का शहर था, बिहार का भागलपुर शहर, वो सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र था और यह मुस्लिमों का यहाँ पर शासन भी था। कौन? भागलपुर। स्कारा की शाहजंगी का मकबरा कहाँ है? देखिए पहली बात ये बिहार में है, तो शाहजंगी का जो मकबरा है बिहार में वो भी आपके कहाँ है? तो भी भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 कस्बों चंपा, भागलपुर और बरारी, ठीक है ना, या इसको बरार भी बोल सकते हैं, बरारी ही लिखा है बुक में, बरारी को मिलाकर के विकसित हुआ था। तो ये कौन सा शहर था? तो वही शहर है भागलपुर। भागलपुर अपने जमाने में काफी फला फूला एरिया था, ठीक है, बिहार का। तो ये देखिए 3 कस्बों के, इसे चंपा, भागलपुर और बरारी को मिला करके एक भागलपुर बनाया गया था, वो तीनों कस्बों को मिला करके। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। महाशय ड्योढ़ी एक विशाल इमारत है जो कहाँ है? महाशय ड्योढ़ी, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपके एनसीईआरटी में यदि 70% हैं तो 30% रोल प्लस ही जाता है आपका एससीईआरटी से। और आपको एससीईआरटी हर एक क्लास का पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 की एससीईआरटी है ये, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दें, इसको पढ़ें। अगला इसमें इसका जो सही आंसर है, महाढ्योढ़ी एक विशाल इमारत जो कहाँ है, वो है आपका भागलपुर के नियामतपुर में। कहाँ है? भागलपुर के नियामतपुर में, जो चंपानगर में है। कहाँ? चंपानगर में। देखिए जो भी भाई बहन पहली बार हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहां पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद से आपको टेस्ट होता है, रोज क्विज कराई जाती है, उस क्विज का आप लोग जरूर फॉलो करें, जरूर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज होती है, जरूर ज्वाइन करें। बिहार में कौन सा शहर औपनिवेशिक शहर से भिन्न एक परंपरागत शहर था? तो यही है आपका भागलपुर, एक औपनिवेशिक शहर था, यहाँ पर उपनिवेश ज्यादा थे, यहाँ से आपके अलग अलग मतलब वस्तुओं का निर्यात होता था, ठीक है, व्यापार होता था। भागलपुर शहर के बड़े व्यापारियों में सर्वप्रथम किनका नाम आता है? जो राजस्थान से भागलपुर आए थे, तो ये इनका जो नाम आता है वो कौन है? वो है आपके मेसर्स भूदरमल। कौन है ये? मेसर्स भूदरमल चंडी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। मेसर्स या मेजर्स, मेसर्स इसका नाम ही है ना, मेसर्स, ठीक है ना। मेसर्स भूदरमल चंडी प्रसाद हैं जो भागलपुर आए थे, कहाँ से? राजस्थान से। कह रहा कि बिहार में कहाँ प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क, ध्यान दीजिएगा, तसर सिल्क कपड़ा तैयार किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भागलपुर का ही तसर रेशम बहुत ही फेमस है। भागलपुर में लगभग 1810 में करीब कितने करघे चल रहे थे? तो 1810 में लगभग यहाँ पर 3275 करघे चल रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। तसर सिल्क धागा कहाँ तैयार होता था? तो तसर सिल्क धागा आपको जगदीशपुर और पुरैनी इन दोनों जगह देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेशम और जूट की मिलावट से क्या तैयार किया जाता था? देखिए रेशम की जूट से आपको बाफ्टा तैयार किया जाता था। क्या तैयार किया जाता था? बाफ्टा, ठीक है। अभी इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल रही है, देखिए कैसे, क्वेश्चन में ही मैंने आपको तैयार किया है। करा गया एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसे बोलने के बाद रंगा जाता है। बोलने के बाद
बुनने के बाद, सॉरी, बुनने के बाद इसको रंगा जाता है, जो लगभग 22 हाथ लंबा होता है और 1.5 हाथ चौड़ा होता है। तो ये क्या था? यही वो चीज है बाफ्टा। क्या है वो? बाफ्टा एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसको बुनने के बाद रंगाई की जाती है, जो लगभग 22 हाथ लंबा होता था और 1.5 हाथ चौड़ा होता था। भागलपुर को जिला कब बनाया गया है? तो भागलपुर को सन 1774 में 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया। भागलपुर 1936 तक लगभग कितने सब डिवीजन में बट चुका था? लगभग 4 सब डिवीजन में बटा था। वो 4 सब डिवीजन कौन कौन से थे, याद कर लीजिए। पहला था भागलपुर, भागलपुर सदर, ठीक है। दूसरा था बांका, तीसरा था मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा, और लास्ट चौथा था वो है आपका सुपौल। कंप्लीट है। ये 4 आपके सब डिवीजन में 1936 में भागलपुर बटा हुआ था। करा कि निम्नलिखित में से कौन भागलपुर समाहरणालय में दीवानी सी रिश्तेदार के पद पर थे? सी रिश्तेदार के पद पे थे, तो ये कौन थे? डॉक्टर राजाराम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सी रिश्तेदार, जिसको हम कार्यालय के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको। भागलपुर नगरपालिका की कुल आबादी 1872 में लगभग कितनी थी? तो 1872 में लगभग आपको देखने को मिलती है 65,377। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 करा कि वही भागलपुर की आबादी, नगरपालिका की आबादी 1900 में 1931 मतलब 1931 में कितनी हो जाती है? तो वही होती है 82 नहीं है, 83,000 होना चाहिए, 83,847। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपको सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल में किस प्रसिद्ध उपन्यासकार ने आरंभिक शिक्षा हासिल की थी? तो दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल ने किसने किया था? तो ये किए थे महान उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए पूरी वीडियो आप देख लीजिए, आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चंस का आइडिया मिल गया। उसके बाद से इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरी, वहां पर जाकर के उसको डाउनलोड करिए और खुद को करने का प्रयास करिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो तो जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेनेशन है और आपको केवल उसमें क्विज मिले, केवल आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो मेरा यही सजेशन है, पहले आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद से आपको एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे इसको आपको क्या करना है, लगाना है। फिर जहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है आप गूगल करिए, कोई क्वेश्चन में डाउट है गूगल करिए, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो, प्लीज उसको माइंड ना करिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश है कि गलती न करूं, आप लोग जरूर जिसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर की नींव 1910 में किसने रखा था? तो ये रखने वाले कौन थे? ये रखने वाले थे आपकी सर एंड्रयू फ्रेजर। कौन है? सर एंड्रयू फ्रेजर ने रखा था 1910 में बिहार कृषि कॉलेज की क्या मतलब इसकी स्थापना या इसकी नींव। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के कुछ अंश बिहार में कहाँ रचा था? वो रचे थे कहाँ पर? ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ना। ये रखते थे आपके भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर ने जो गीतांजलि है ना, वो किन की रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। कहाँ उसके कुछ अंश उन्होंने भागलपुर में रचे थे, मतलब लिखे थे। अगला पॉइंट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक एक संस्था बनाई थी? तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन आपके भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई थी। भागलपुर की पहली नाटक हरिकुंज लिखित कथा लिखित क्या था? हरिकुंज लिखित क्या था? हरिकुंज पहली नाटक था हरिकुंज लिखित क्या था? हरिकुंज लिखित ये है बाबरी मस्जिद, सॉरी बाबरी मस्जिद नहीं है, बाबरी मीरा है। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 ये है आपका बाबरी मीरा, यानी बाबरी मीरा भागलपुर की पहली नाटक हीरा कुंज है, जो भागलपुर में बाबरी ही मीरा लिखी गई। अगला पॉइंट है कि बूढ़ानाथ, बूढ़ानाथ महादेव मंदिर बिहार के किस जगह पर है? देखिए इस चैप्टर से आपको बिहार स्पेशल ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है। तो बूढ़ानाथ महादेव मंदिर कहाँ है बिहार में? तो बूढ़ानाथ महादेव मंदिर भारत में सॉरी बिहार में भागलपुर शहर में है। वो कहाँ है भागलपुर में? तो भागलपुर के दक्षिणी तट पर है। ऑप्शन नंबर 3। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म
भूमि भागलपुर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है वासु पूज्यनाथ की, मैं आपको बता दूं, ये आप स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। वासु पूज्यनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनकी जन्मभूमि भागलपुर है। नाथनगर में कौन सा जैन मंदिर है? तो नाथनगर में जो जैन मंदिर है वो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ठीक है। कह रहा कि चंपानगर में कौन सा मंदिर है? चंपानगर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो चंपानगर में आपको श्वेतांबर मिलेगा, और वहीं पे नाथनगर की बात करेंगे वहां पर आपको दिगंबर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बात कर रहा हूं केवल नाथनगर, नाथनगर में दोनों नहीं है, मैं आपको माफी चाहता हूँ। नाथनगर की बात कर रहा है तो नाथनगर में आपको केवल दिगंबर देखने को मिलेगा। वहीं चंपानगर की बात करेंगे तो वहां पर चंपानगर में आपको श्वेतांबर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, माफी चाहते हैं। नाथ, नाथ से आपको दिगंबर याद करना है। दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं। ये दोनों जैन धर्म के दो बंटवारे हुए थे, जो दो दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर और दिगंबर थे ये दो थे। दिगंबर आपके नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर आपको श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं। तो चंपानगर में श्वेतांबर मंदिर है और नाथनगर में आपको दिगंबर मंदिर है। करेक्ट कि क्लीवलैंड हाउस कहाँ है? क्लीवलैंड जो हाउस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भागलपुर स्टेशन से लगभग आपको 3 किलोमीटर दूर उत्तर गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर और विशाल इमारत की, इस इमारत में ये बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका फर्स्ट सही जवाब है। अगला पॉइंट कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अंश आपको पता है भागलपुर में ही लिखे हैं, लेकिन लिखे कहाँ थे, वो जगह कौन सा था? वो जगह यही था क्लीवलैंड हाउस में। कहाँ? क्लीवलैंड हाउस में उन्होंने गीतांजलि के कुछ अंश लिखे थे। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भवन आज रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है? तो उन्होंने वहीं पे इस बात किया था, लिखा था, इसलिए आज क्लीवलैंड भूमि को, क्लीवलैंड सॉरी हाउस को हम क्या बोलते हैं? रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर गीतांजलि के कुछ अंश उन्होंने लिखा था। निम्नलिखित भवन में तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का इतिहास, संस्कृति का पुरातत्व विभाग एवं क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र अपनी कक्षा आयोजित करता है। वो कहाँ करता है? यहीं पे आयोजित करता है। कहाँ? तो आपको क्लीवलैंड, कहाँ? क्लीवलैंड में, क्लीवलैंड में ही करता है ना, बिल्कुल सही बात है। क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर आपका 3 है सही जवाब। क्लीवलैंड में ही करता है, जो तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग और क्षेत्रीय अध्ययन का केंद्र भी है अपना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन इस चैप्टर से थे, कंप्लीट मैंने कराया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 के तरफ, जो आपका कला क्षेत्र में परिवर्तन है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि भारतीय रजवाड़े, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। भारतीय रजवाड़े तथा ब्रिटिश लोग अपने शक्ति तथा सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए किस पर अपनी तस्वीरों को बनवाते थे? मतलब कि वो अपनी चीज़ों को, नहीं होता कि हम शक्तिशाली हैं तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना था, तो वो एक कपड़ा होता था, उसी कपड़े पर वे क्या करते थे कि अपनी तस्वीरों को बनवाते थे। वो नाम था उसका किरमिच। किरमिच एक प्रकार का ऐसा कपड़ा होता है जो काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है ये मतलब मोटा कपड़ा होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है। ये काफ़ी टिकाऊ और मोटा कपड़ा होता है, जो मतलब कि जिस पर आराम से सरल से बुनाई कर सकते हैं आप कोई भी कपड़ा, या उस पे कोई भी आप पेंट कर सकते हैं। इस प्रकार का एक कपड़ा होता है। योहान जोफनी, देखिए योहान जोफनी एक प्रकार का ये चित्रकार था। ये यूरोप से आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था? यूरोप से। और एक प्रकार का क्या था? ये एक रूप से ये चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अब कह रहा है कि योहान जोफनी कहाँ से 1780 में आया था? ये पहली बार 1780 में भारत आया। कहाँ से आया? ये आया था यूरोप से। ऑप्शन नंबर 2। अरकाट के जो नवाब थे मोहम्मद अली खान का आदम रूप का चित्रण किसने किया था? आदम रूप का जो चित्रण है वो आपका कौन किया था? विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज विल्सन ने जो मोहम्मद अली खान है उनका आदम रूप का चित्रण किया था।
निम्नलिखित में से किसने किसके महल की दीवारें स्थानीय कलाकार के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र से सजे हुए थे? तो वो थे टीपू की महल, मतलब टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, उनकी जो महल थी, उनकी दीवारें पर स्थानीय जो कलाकार थे अपने कला का प्रदर्शन किए थे। उनके भित्र को काफी चित्रों से सजाए हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर वन, सॉरी, टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। स्थानीय कलाकारों ने पौधों, जानवरों, पर्व त्योहार, जाति समुदायों की तस्वीर बनाने लगे। इसे किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था इसको मतलब मतलब इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं हम कंपनी का चित्र। क्या नाम से जानते हैं इसको? कंपनी का चित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है। अगला पॉइंट है, लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी कब लगाई गई? तो मधुबनी पेंटिंग की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो 1942 में लगाई गई। कब लगाई गई? सन 1942 में लगाई थी। ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है। ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस प्रकार की चित्रकला शैली है? इसमें देखो, ये चिकनकारी नहीं है, ये कलमकारी भी नहीं है, ये एक महिला चित्रकला शायरी है, शैली है ये, ठीक है ना, जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो कलाकार चित्रकार थी, एक शिया देवी थी, एक कौशल्या देवी थी, शशिकला देवी थी, गंगा देवी थी, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। करा कि मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? तो मैंने बोला शिया देवी हैं, कौशल्या देवी हैं, शशिकला देवी भी हैं और गंगा देवी भी हैं, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा भी एक चित्रकार थे। वो किस प्रकार के चित्रकार थे, किस प्रकार के चित्र बनाते थे? तो एक तैल चित्रकार थे। किस प्रकार के चित्रकार थे ये तैल चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर वन सही जवाब है। करा के निम्नलिखित में से कौन ऐसे चित्रकार थे जो रामायण, महाभारत और पौराणिक नाटकीय दृश्य को किरमिच पर चित्रांकित किया था? तो यही थे राजा रवि वर्मा। कौन थे ये? राजा रवि वर्मा। किरमिच पर, जो आपको मैंने वस्त्र बताया काफी टिकाऊ, मोटा होता है, काफी प्लेन होता है, जिसपे कोई भी चित्र आराम से चित्रांकित किया जा सकता है, वो थे आपके राजा रवि वर्मा, जो रामायण, महाभारत और पौराणिक नाटकीय दृश्यों को इस पे चित्रांकित करने का काम करते थे। मेरी माँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी माँ नाम का जो तस्वीर है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेमस भी है। ये था अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मेरी माँ नाम से एक चित्र की मतलब एक तस्वीर बनाई थी। वो शायद मेरी माँ, शायद भारत माता ही थी, उन्हीं के नाम पे ये बनाए थे। निर्वासित यक्ष किसके द्वारा बनाई गई तस्वीर है? निर्वासित जो यक्ष है वो किसके द्वारा बनाई गई तस्वीर है? तो ये है आपका, ये भी अवनींद्रनाथ के द्वारा ही बनाई गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 सही क्या आंसर होगा इसका, कि अंग्रेजों ने भारत में व्यवसाय की अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया था? तो ये किए थे आपको रोमन शैली का प्रयोग। रोमन शैली एक प्रकार की काफी भव्य शैली हुआ करती थी, यानी इंडो यूरोपियन शैली है, ग्रीको रोमन शैली। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है इसका, ठीक है ना। ये अपने व्यवसायी की अभिव्यक्ति के लिए भारत में इन्होंने ग्रीको रोमन शैली का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस शैली में ऊंची ऊंची उठे नोकदार मेहराब बारीक सजा साथ के साथ सजा होती थी? कोई भी महल होती थी, वो उनकी जो नोकदार मेहराब होती थी, बारीक रूप से इनको सजाए होते थे, वो किस शैली में होती थी? ये शैली थी आपकी गॉथिक शैली। इसका नाम क्या बोलते हैं? गॉथिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर टू इसका सही जवाब है। अब देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस शैली का प्रयोग हम सरकारी इमारतों या शैक्षिक संस्थानों या गिरजाघर में व्यापक पैमाने पर करते हैं? तो यही है, जो कि गॉथिक शैली ही है, ऑप्शन नंबर टू। क्योंकि गॉथिक शैली में हम काफी नोकदार मेहराब के साथ ही हम कोई महलों का निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया है? प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। कौन किए हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका सही जवाब है, ठीक है।
इनको चट्टोपाध्याय चटर्जी भी बोल सकते हैं। 1882 में इनका जो बुक का नाम था आनंद मठ, उसमें ही इन्होंने किया था, जो का प्रकाशन 1882 में होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। आनंद मठ जो देशभक्ति के लिए काफी प्रेरणा स्रोत रहा, की रचना किसने किया था? ये किए थे यही बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ में ये बंगाली भाषा में था, जो वंदे मातरम गीत को इन्होंने लिखा था, जिसका प्रकाशन 1882 में होता है। आनंद मठ एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। तो जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब किया? प्रकाशन मैंने आपको 1881 में बताया है, लेकिन इसका जो मतलब ये हुआ था, क्या नाम बोलते हैं, कब किया था, इसका रचना कब किया था? हाँ वही है 1882, ऑप्शन नंबर 2। उपन्यास समाज प्राचीन भारतीय अतीत को आदर्श के रूप में किसने प्रस्तुत किया? उपन्यास जो समाज है, समाज, तो उपन्यास जो समाज है वो कौन किए थे? ये रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त, जो आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। उपन्यास गणदेवता में शोषण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया है। तो उपन्यास गणदेवता में शोषण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाने का वाले कौन थे? ये थे ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2। ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2। प्रेमचंद के द्वारा जो रचित गबन की रचना कब की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेमचंद के द्वारा जो गबन लिखा गया है वो 1931 में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने पंचराम उपन्यास में औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया है? तो ग्रामीण समाज के उपन्यास औद्योगिकरण, पंचराम उपन्यास, तो इसमें ये कौन है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो ये है आपके ताराशंकर उपाध्याय ही हैं। ताराशंकर उपाध्याय ने 2 उपन्यास लिखा है, एक उपन्यास समाज है और दूसरा उपन्यास गणदेवता है। ठीक है ना? नहीं, समाज तो रमेश चंद्र दत्त का था ना, तो ताराशंकर उपाध्याय जो है उपन्यास जो गणदेवता, और दूसरा था इनका पंचग्राम, दोनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये ताराशंकर उपाध्याय के द्वारा लिखा गया, जो ग्रामीण समाज के विघटन को इन्होंने दिखाया है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? जो भारत में दुर्दशा, अंधेर नगर, चौपट राजा लिखे थे, ये तो सबको पता है। ये हैं आपके कौन? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ये हिंदी साहित्य के थे, आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अगला पॉइंट है कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब क्षेत्र में कब हुई थी? उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब में कब हुई थी? ये 2 बार हो गया है। तो ये हुई थी आपकी उर्दू भाषा की जो उत्पत्ति है वो 11वीं शताब्दी में होती है, ऑप्शन नंबर 3। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अल्लामा इकबाल ने। इकबाल ने लिखा है इसको, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, अल्लामा इकबाल। अगला पॉइंट है कि बिस्मिल अजीमाबादी कहाँ के रहने वाले थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी ये पटना के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर 4। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा रचित है? तो बिस्मिल अज़ीमाबादी के द्वारा लिखा गया है ये, और ये पटना के ही निवासी थे। अगला हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रीय आंदोलन 1825 से लेकर के 1827 तक। मैं आपको बता दूं ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कहने मतलब ये कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देके चलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला क्वेश्चन है इसका कि किन तत्वों कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? ऑप्शन आपके सामने है, शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, कि अंग्रेजों के शोषणकारी नीति ने, कि अंग्रेजी स्वच्छ प्रशासन ने,
कि एक राष्ट्रीय संस्था के गठन की जरूरत नहीं। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। अंग्रेजी के स्वच्छ प्रशासन ने कांग्रेस की स्थापना में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास के दोनों ये कारण थे। पहला कारण यही था कि प्रशासनिक और नई एकरूपता के कारण, दूसरा था संचार साधनों के विकास के कारण। इसलिए उपयुक्त दोनों के दोनों सही आंसर हैं। आईसीएस की परीक्षा में उम्र की जो अवधि थी वो 21 से घटा करके कितना कर दिया गया था? तो आईसीएस की परीक्षा में उम्र की 21 से घटा करके 19 कर दिया गया था। कितना किया था? तो 19 वर्ष किया गया था। यहाँ पर 19 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो समाचार पत्रों ने आपको भारतीय समाचार पत्रों ने किन किन भाषा को, तो आपके ये दोनों होंगे, प्रतिनिधात्मक व्यवस्था भी होगा और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा फोर्थ होगा। इसलिए सही जवाब चौथा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। भारतीय भाषा के अनुसार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था? बिल्कुल, यही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला था। तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर 2। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रोविंस शुरू हुए थे? तो देखिए, इसमें प्रोविंस शुरू हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव संगठन और मुंबई संगठन। ये तीनों के तीनों क्या हुए थे? आपके संगठन शुरू हुए थे। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन बन जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। मैं आपको बता दूं, अब अलग अलग कौन से संगठन कब कब प्रोविंस से शुरू हुए थे उनके ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। जैसे मान लीजिए जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुआ है? तो इसकी स्थापना आपको हुई है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में बंगाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। मद्रास, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया है कई बार। मद्रास नेटिव संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुआ है? तो मद्रास नेटिव की जो संगठन की स्थापना है वो आपको देखने को मिलेगा 1852 में। कहाँ पे? तो मद्रास में। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब है मुंबई संगठन की स्थापना कब और कहाँ होता है? तो मुंबई संगठन की स्थापना आपको देखने को मिलता है 1852 में मुंबई में होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव रनाडे के द्वारा शुरू किया गया है। कब? तो 1867 में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा किया गया? इसकी स्थापना 1876 में एस एन बनर्जी के द्वारा किया गया है, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ है? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का डेट याद रखना है आपको। 85 तो सब जगह है, लेकिन 28 दिसंबर आपको याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया जिसमें भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये आया था आपका 1878 में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने जाति भेद पर आधारित असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया तथा इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीयों का सपोर्ट किया था? तो ये करने वाले थे आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो भारतीयों को सपोर्ट किए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सबसे पहले 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर
आपका थर्ड सही जवाब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम बैठक थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई के गोकुलदास कॉलेज में हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है इसका। अगले की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसको अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना मुख्य संगठनकर्ता एओ ह्यूम को बनाया था। किसको? एओ ह्यूम को बनाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको बता दें, इसमें बिहार से कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर फोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता के दूसरे अधिवेशन में लगभग 16,000 रुपए खर्च हुए, जिसमें लगभग 2500 रुपए अकेले कहाँ के महाराजा ने दिया था? तो ये दिए थे दरभंगा के। कौन थे ये? दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह थे। ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में डेलीगेट के रूप में बिहार से कौन शामिल हुए? तो देखिए, डेलीगेट के रूप में देखिए जो बिहार से हुए वो थे आपके अ, शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह। दो लोग थे जिनके नाम पर आजकल आज बीएन कॉलेज आपको पड़ा है, वही हैं। वो हैं आपके शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह, और इन्हीं के नाम पर आज जिनके नाम पर बीएन कॉलेज है पटना में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा, विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह। स्वराज की लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी बंगाल से कौन थे? तो बंगाल से जो देखिए तीन लोग थे, केवल बंगाल से पूछ रहा है ये। जो प्रतिवेदन नीति के काफी मतलब ये नरम विरोधी दल से काफी ये इनका बेखौफ रहे थे। मतलब हमेशा इनसे दिक्कत होती कि आप नरम दल से इनका बनता नहीं था। तो ये कौन थे? और पूछ रहा है कि ये नेशनल कांग्रेस में बंगाल से कौन थे? आपको पता है कि लाला लाजपत राय आपको पंजाब से थे, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? और दूसरा बात कि आपके बिपिन चंद्रपाल स्वराज की लड़ाई के लिए प्रतिबंध बंगाल बंगाल से कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ये जो थे आपके बंगाल से बिपिन चंद्रपाल थे। कौन थे? बिपिन चंद्रपाल थे। वहीं पंजाब से लाला लाजपत राय थे, और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1893 में आपको पता है कौन सा जो आज गणपति उत्सव मनाया जाता है वो इन्हीं का देन है। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा जो दिया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है। ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। पूरे बंगाल में जो शोक दिवस है वो कब मनाया गया था? तो पूरे बंगाल में शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे यानी जो बंगाल का विभाजन था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कहना था, जो 16 अक्टूबर 1905 में कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया है, और जुलाई में इसकी घोषणा की होती है। 16 अक्टूबर को जाकर के पूरे बंगाल में इसको लागू कर दिया जाता है, और उसी समय पूरे समूचे बंगाल में इसमें शोक दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी का संकल्प लिया था? ये बता सकते हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तभी, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका सही जवाब होगा। अगले की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। इस चैप्टर से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और लाला लाजपत राय, इन दोनों लोगों के हाथों में था। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इसका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की सजा इनको हुई थी। पंजाब में हिंदू महासभा का गठन कब हुआ है? पंजाब में हिंदू महासभा का गठन सन 1915 में होता है। ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, जिसे 1909 में लीग ने अलग एक निर्वाचक मंडल के लिए सरकार से अपनी बात मनवा ली थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट पर बम कब फेंका था? देखिए, हर जगह 1908 तो सबको याद है। 1908 में तो फेंका था, लेकिन टाइम पीरियड कब था? वो था 30 अप्रैल। कब था? 30 अप्रैल को इन्होंने बम फेंका और लगभग 11 अगस्त को इनको फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है? तो खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था बैनी रेलवे स्टेशन। कौन? बैनी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को फांसी जो दी गई है वो 11 अगस्त 1908 को। और आपको बता दें, ये सबसे कम उम्र की सेनानी थे जिनको फांसी पे लटकाया गया था। मुजफ्फरपुर की घटना का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण था जो मुजफ्फरपुर की था, ये सबसे बड़ा कारण इसमें बंगाल का विभाजन था। यानी बंगाल का विभाजन के कारण ही मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या था इसका? थर्ड सही जवाब है। ठीक है, अगला पॉइंट है 37 नंबर। महात्मा गांधी जब भारत वापस आए तो कौन सा आंदोलन पूरे जोर पर था? महात्मा गांधी जब भारत वापस आए 1900 कब आए थे? अब आप लोग कमेंट बताएंगे महात्मा गांधी आपको भारत में कब आए हैं? ये तो सब लोग पता है, 1915 को आए हैं। डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 1915 में जब आए हैं तो इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ है, 1922 20 से लेकर के 22 तक चला है ये। ठीक है, लेकिन आपको होम रूल आंदोलन उस समय चल रहा था, जो दो लोग मिलकर के चला रहे थे। कौन कौन? एक एनिमेशन थी और एक तिलक थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए लखनऊ अधिवेशन में आग्रह किए थे? तो ये थे हमारे राजकुमार शुक्ला। यही थे जो उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए प्रेरित किया, आग्रह किया था कि आप चलिए, वहां के जो किसानों की दुर्दशा को देखिए और उसको आप पूरे देश में सब किसानों की पास, मतलब किसानों की दुर्दशा को देखते हुए सरकार के सामने लाइए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण नहीं गए हैं? देखिए, 5 ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन नहीं गए हैं। पहला ऑप्शन ब्रज किशोर प्रसाद, ये तो गए हैं, 100% गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए हैं, बिल्कुल सही है, ये भी गए हैं। देखिए, दूसरी बात कि महादेव देसाई भी गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये भी गए हैं। भोला भाई भोला भाई देसाई गए हैं। जेपी कृपलानी भी गए थे। ये स्टेट वाले में भी क्वेश्चन आया था, या स्टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता दूं आपको। डायरेक्ट स्टेट में आया था, हिस्ट्री से आया था ये क्वेश्चन। तो ये दे थे भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई गांधी जी के साथ चंपारण नहीं गए थे। क्लियर है मेरी बात? चंपारण आंदोलन में बगान मालिक कितने % रकम वापस करने पर सहमत हुए? तो लगभग 25% वापस करने थे, इसी पे जाकर के बात बनी थी। मार्च 1919 का रोलक टेक्ट क्या था? इसमें रोलक टेक्ट ये था कि संदेश नहीं है, संदेह के आधार पर, मतलब किसी को भी संदेह के आधार पर उनको अनिश्चित समय तक गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को 1909 को इन्होंने एक दिवस मनाया था, जिस दिवस का नाम था अपमान दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, सेकंड नंबर। इसमें संदेह के आधार पर आदमी को गिरफ्तार किया लिया जाता था। और ये नहीं था कि इनको 2 दिन 4 दिन 20 दिन के बाद छोड़ दिया, नहीं, इनको आप जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, निश्चित समय था। यही आता है कि महात्मा गांधी ने रोलक टेक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय किया है? यही है आपका ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर अपमान दिवस, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। क्लियर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका होने का जो रीजन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका बहुत ही फेमस है। ये होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किन नेताओं के गिरफ्तार होने की वजह से बैसाखी के दिन
बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये कौन थे? ये थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो नेता थे। इन दो नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से ही लोग इकट्ठा हुए थे। किसके नेतृत्व में गांधी जी का बड़ा खिली के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? नहीं, गांधी अंग्रेजों के खिलाफ होना चाहिए ना ये, बड़ी संख्या में। एक मिनट, इसका जो है ये अंग्रेजों की वादा खिलाफी होना चाहिए यहाँ पर, अंग्रेजों की वादा खिलाफी। ठीक है, वादा खिलाफी के विरुद्ध जाकर के ये आंदोलन हुआ था। तो ये कौन थे? 2 और 3 यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों आपस में गांधी जी के उन्हीं के नेतृत्व में वादा खिलाफी के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिनका सहयोग गांधी जी को मिला, जो असहयोग आंदोलन में बदला। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को किस रूप में देखा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखे थे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था खिलाफत आंदोलन को देखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट तथा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ये था आपका असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी और कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन अगस्त में होता है, कब? 1920 से। कब तक चलता है? 1922 तक चलता है। 6 फरवरी तक चलता है, 5 फरवरी तक। 6 फरवरी को गांधी जी ने इसको वापस लिया है, क्योंकि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है, जिसकी वजह से गांधी जी विक्षुब्ध होकर के और उसको वापस ले लिए थे। किसके सुझाव पर किसके सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थे ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर असहयोग आंदोलन में स्वराज के मुद्दे को शामिल किया गया। दी मदरलैंड नामक अखबार कहां से निकला? दी मदरलैंड नामक जो अखबार है वो कहां से निकला है? वो सदाकत आश्रम से निकला है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत, ये जो आप करने वाले थे, ये थे मजहरुल हक। मजहरुल हक जो थे वो खैरू मियाँ के जमीन पर बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किए हैं। पटना में ब्रिटिश युवराज के आगमन पर शहर में कब हड़ताल शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1921 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 22 दिसंबर 1921 में ब्रिटिश में, जब ब्रिटिश युवराज का आगमन होता है पटना में, तो पटना में पूरे शहर में हड़ताल का आयोजन रखा जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कब किया? 6 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर 2। झंडा सत्याग्रह कब शुरू होता है? झंडा सत्याग्रह आपका शुरू होता है कब? 13 अप्रैल 1923 को। ऑप्शन नंबर 3, 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रह शुरू होता है। बिहार में झंडा सत्याग्रह को भेजने का जिम्मा किनके पास था? ये जिम्मा था, ये किनके पास था? राजेंद्र बाबू की जिम्मा था। ऑप्शन नंबर 2। आपको बता दें ये लगभग 109 दिन तक चला था, जिसमें लगभग 1560 सत्याग्रहियों की सजा भी हुई थी। ठीक है ना, सत्याग्रहियों। ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ होता है? आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे होता है? गया में। कहाँ पे होता है आपका? गया में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ये कब होता है? 1922 में। स्वराज दल का गठन कब और किसने किया? तो स्वराज दल का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने इनके साथ मिलकर किया सन 1923 में। अगला पॉइंट है,
चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन इसमें बताऊं कि जो बिहार में सत्याग्रह तीन तीन सॉरी तीन आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उन तीन अधिवेशन को मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में तीन अधिवेशन कब कब होते हैं उनको देखिए। तीन आपके जो हुए हैं 1885 के बाद से, जब कांग्रेस बनी है, उसके बाद से तीन आपके सम्मेलन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं आपके बिहार में। पहला अधिवेशन 1912 में होता है, दूसरा अधिवेशन 1922 में होता है और तीसरा अधिवेशन 1934 में होता है। ये तीन अधिवेशन आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन आपको पटना में होता है, दूसरा अधिवेशन आपको गया में होता है और फिर तीसरा अधिवेशन आपको पटना में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए इतना ही जानिए। अगला पॉइंट करा कि पूर्ण स्वराज, ये तो बता देना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो 26 जनवरी 1930 को पारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कह रहा है कि इनमें से किसके अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो यही है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को निम्नलिखित में से किसने मार डाला है? ये मारे हैं बैकुंठ शुक्ल ने मारा था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। और ये बैकुंठ शुक्ल जो थे, आपको बता दें, बैकुंठ शुक्ल आपके मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दिया था? तो ये थे कौन जो गवाही देने वाले थे? ये कौन थे? फणिंद्र थे। कौन थे भैया? फणिंद्रनाथ घोष थे। कौन है? फणिंद्रनाथ घोष, जो बेतिया के रहने वाले थे, बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले थे, जिनकी हत्या आपको पता ही है बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी, जिसके कारण बैकुंठ शुक्ल को फांसी की भी सजा हुई थी। तो ये पूछ रहा है जो बैकुंठ शुक्ल हैं वो फांसी किस जेल में हुई और कब हुई? इनकी जो फांसी होती है बैकुंठ शुक्ल को, वो 14 मई 1934 को होती है। कहाँ है? 34 यहाँ पर भी है, 34 यहाँ पर भी है। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो होता कहाँ है? गया के जेल में। गया जेल में 1934 में इनकी फांसी होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून जो तोड़ा था वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रांतों में सरकार का गठन प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा कब हुआ? ये आया था 1935 में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। 1937 में कांग्रेस की जब सरकार बनी, 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बहुमत, मतलब कांग्रेस की जो बहुमत सरकार थी वो बनी थी? देखिए 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी थी। कांग्रेसी सरकारों में आजाद करने वाले शर्त पर, शर्त नहीं है ये शर्त है, शर्त पर अंग्रेजों ने इनकार करने से सामूहिक मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दे दिया है? सामूहिक मंत्रिमंडल ने इस्तीफा जो दिया है वो 1939 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। ऑप्शन नंबर 2। मैंने बोला था ये चैप्टर काफी लंबा है। देखिए अभी 67 क्वेश्चन हुए हैं और क्वेश्चन है, देखते जाइए। पटना के सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास कब किया गया, जिसमें अधिकारियों के आदेश पर 7 छात्रों के मौत के घाट उतार दिया गया था। 7 छात्र थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ये डेट कब था? ये डेट था 11 अगस्त 1942। ऑप्शन याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 के दिन सचिवालय भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में इनकी मौत को घाट उतार दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ किया है?
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 5 जुलाई 1943 में किया है। ठीक है, 5 जुलाई 1943 में किया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए निम्नलिखित में से किसने वकालत की लड़ाई लड़ी? ये तीनों के तीनों लड़ाई लड़े थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, भोलाभाई देसाई भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, इसमें से 71 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। आप हमको बताइए कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको 71 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको करा रहा है। हो सकता है बहुत लोग कराए भी होंगे, लेकिन मैंने कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं छोड़ा है। तो प्लीज़ इस मेरे छोटे से प्रयास को देख करके, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर करा दें। शेयर जरूर करेंगे जिससे लोगों के पास पहुंचेगा, उनको भी लाभ मिल सकेगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आपको हाइप जरूर देना है मुझे। ऑप्शन में जाकर के हाइप जरूर कर दें। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान को कब स्वतंत्र कर दिया? पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ। कुल 14 चैप्टर हैं इसमें, आपको टोटल 14 चैप्टर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। क्या है मेरा? स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म होता है। चलिए देखते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या रहा है कि जब आपकी देश की आजादी हुई थी, देश की आजादी के समय हमारे देश में, हमारे देश की जो आबादी थी वो लगभग कितनी थी? हमारे देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ के आसपास थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। देश की आजादी के समय लगभग कितने परसेंट लोग भूमि पर निर्भर थे? लगभग आपके 90% उस समय भूमि पर निर्भर थे, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से औद्योगिकरण नहीं हो पाया था उस समय। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा के गठन के लिए लगभग कितने प्रतिनिधि देश भर में से चुनकर आए थे? तो लगभग मैं आपको बता दूं 300 प्रतिनिधि देश भर से चुनकर के आए थे। ऑप्शन नंबर 2। संविधान संविधान में को लिखने में लगभग कुल कितना दिन समय लगा था? सभी भाई बहन को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, न कि 28 दिन का। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। संविधान के कुछ अनुबंध कब लागू कर दिए गए थे? संविधान के कुछ अनुबंध कब लागू कर दिए गए थे? ये लागू कर दिए गए थे आपको 26 नवंबर 1946 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। हमारे संविधान की सभी विशेषताएं लगभग किस में निहित हैं? हमारी लगभग सभी विशेषताएं जो निहित हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। ठीक है, जिसको हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, प्रस्तावना, जिसको हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? संविधान में आपको 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। अगला पॉइंट है, ये प्रस्तावना में ही किया गया। अब कह रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता की बात की गई है? देखिए 5 प्रकार के समता की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? ये हैं आपके विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, विचार है, अभिव्यक्ति है, उसके बाद से आपका विश्वास है, उसके बाद से आपका धर्म है, उसके बाद से अवसर। अवसर की समता, धर्म, विश्वास, ये 5 प्रकार के समता की भी बात की गई है प्रस्तावना में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कराधान, संचार, रक्षा, विदेश नीति की जिम्मेदारी दी गई थी? दी गई है। जब रक्षा विदेश की बात आती है ना, तो इसमें किसको दी गई है? तो इसमें दी गई है केंद्र को। किनको? केंद्र को। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। राज्य को नहीं दी गई है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये दिया गया है आपको राज्य को, यानी ये आपका समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची की बात की गई है। एक आपका समवर्ती सूची है और पहला है आपका आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये सबको पता भी होगा। संघ सूची में केवल हमारा केंद्र इस पे नियम बना सकता है, राज्य में केवल राज्य नियम बना सकता है, समवर्ती में राज्य प्लस केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो मैंने आपको बताया वो है आपका समवर्ती सूची। ये थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल से संबंधित है, जो कि स्वतंत्रता के बाद से विभाजित भारत का जन्म के बारे में बात किया गया है। मतभेद होने पर किसका कानून प्रभावशाली होगा? जाहिर सी बात है केंद्र की सूची का ही प्रभावशाली होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? तो राजभाषा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी का विरोध किया और दक्षिण के लोगों का साथ दिया था? ये थे टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने हिंदी का विरोध किया और दक्षिण के लोगों का साथ दिया था। किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? सबको पता है डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निश्चित किया गया कि देश के भौतिक संसाधन का इस्तेमाल सामूहिक खेत में किया जाए और अधिक धन संग्रह से बचा जाए? देखिए, ये किया गया था आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के कौन से 2 शिल्पकार थे? शिल्पकार की बात करेंगे हम, तो ये जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही जवाब है। तेलुगु भाषी लोग प्रथम चुनाव में भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग कब किया? जिसमें गांधीवादी नेता पुट्टू श्रीरामुलु राजू की 58 दिनों के बाद से भूख हड़ताल के बाद से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो कब की बात है? ये बात है आपकी 1952 की। कब की बात है ये? 1952 की। और उनकी मृत्यु आपको बता दें 15 सितंबर 1952 को होती है। और ये बात कब की है? 1952। ऑप्शन नंबर 2। आंध्र प्रदेश के रूप में भाषा के आधार पर, भाषण के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर एक अलग राज्य, भाषाई आधार पर राज्य बना था। ये बना था आपका 1 अक्टूबर 1953 को। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये हुआ है आपका फजल अली। ऑप्शन नंबर 2 फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन का हुआ था। और यही फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1956 में सौंपी थी। ऑप्शन नंबर 2। सरकार ने योजना आयोग का गठन कब किया? सरकार ने योजना आयोग का गठन 1950 में किया है। ऑप्शन नंबर 1। 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें किसको बढ़ावा दिया गया? इसमें आपको कृषि को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना पर बल दिया गया? इसमें जो बल दिया गया है, औद्योगिक रूप से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। भारत में किसकी पहचान सिलिकॉन वैली के रूप में किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहां पर सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना की? तो माइक्रोसॉफ्टवेयर की स्थापना हैदराबाद में किया है। हैदराबाद कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं, 27 नंबर की तरफ। भारत में आपातकाल की शुरुआत कहां से हुई? भारत में आपातकाल की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 जगह से शुरुआत होती है, बिहार और गुजरात, दोनों जगह से। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सॉरी, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974, देख लीजिएगा, 5 जून 1974 को कहां से छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा था? तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को छात्रों को संबोधित किया
और संपूर्ण क्रांति का उन्होंने विचार रखा। अगला पॉइंट है इसमें, निम्नलिखित में से किसके समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलग आबादी आंदोलन हुए थे? चरमपंथी, अलग आबादी, अलगाववादी होना चाहिए मेरे ख्याल से। चरमपंथी, अलगाववादी, हाँ बिल्कुल सही है, अलगाववादी है ये, अलगाववादी, ये अलगाववादी आंदोलन हुए थे। तो ये हुए थे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुए थे, ऑप्शन नंबर 2। कर कि पंजाब में एक चरमपंथी अलगाववादी, अलगाववादी नहीं है, अलगाववादी आंदोलन के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई थी? ये कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या किया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जो 1984 में, कब? जून में, 1984 जून में आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की गई। पंजाब में जो चरमपंथी दल के लोग थे, अलगाववादी आंदोलन के विरुद्ध ये किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, और यही इनकी हत्या का भी एक कारण बना। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब होती है? श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या होती है वो 31 अक्टूबर सन 1984 को होती है, 31 अक्टूबर 1984 को होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो बोफोर्स घोटाले में घिर जाने के कारण चुनाव हार गए थे? बोफोर्स घोटाले में कौन आए थे? ये आए थे श्रीमती इंदिरा गांधी के जो बेटे थे राजीव गांधी, वो राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले में घिर जाने के कारण ये चुनाव हार गए थे। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना कब होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद है जिसकी ध्वंस की घटना 6 दिसंबर 1992 को होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में कब होता है? यह होता है 1974 में, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला पॉइंट है पोखरण 2 अटल जी के समय में हुआ था ना। पोखरण 2 जो होता है वाजपेयी की सरकार में होता है, कब? 1998 में, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 क्या कहता है? हमारे इतिहासकार किलकिंकर दत्त 1905 से लेकर के 1982। कलर हम चेंज करते हैं इसमें, चलिए ये लेते हैं, हाँ स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य करने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई है? ये शुरू जो हुई है वो सर यदुनाथ सरकार के समय से हुई है, ऑप्शन नंबर 3 है। किलकिंकर दत्त ने किसके निर्देशन में शोध कार्य किया था? वो कहते हैं डॉक्टर सुनील चंद्र सरकार के निर्देशन में, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। कालीकिंकर दत्त का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? कालीकिंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला में हुआ है। कहाँ? पाकुड़ है, पाकुड़ जिला छीकरहाटी गांव में हुआ है। कालीकिंकर दत्त का शोध किस पर था? वो किस पर शोध किए थे? इन्होंने शोध जो किया था कालीकिंकर ने, वो किए थे बंगाल के आर्थिक इतिहास पर, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बंगाल के आर्थिक इतिहास पर उन्होंने शोध कार्य किया था। कालीकिंकर दत्त पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर भी थे। तो ये कब थे? ये प्रोफेसर का मतलब कि प्राचार्य भी थे। ये 1900 कब हुए हैं? 1930 में शायद हुए हैं ये, 1930 में, हाँ सही है, 1930 में होते हैं ये। कालीकिंकर दत्त को किस शोध प्रबंध पर कोलकाता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली? इनको पीएचडी की जो उपाधि मिली है कालीकिंकर दत्त को, वो कौन है? सिराजुद्दौला है कि सुहरावर्दी है, कौन है? तो इनको जो मिला है, सही आंसर है कि अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स, अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स पर उनको उपाधि पीएचडी की उपाधि मिलता है कोलकाता विश्वविद्यालय से।
काली किंकर दत्त पटना कॉलेज के प्राचार्य भी बने हैं। कब बने थे? तो 1958 में बने हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। आपको ना इसको बार बार देखना पड़ेगा, एक बार देखने से याद नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि बुक से आपको छुटकारा चाहिए तो मेरी वीडियो को आप लोग देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, नोट्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जरूर। अगला पॉइंट, टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो इलाहाबाद से 2 भागों में प्रकाशित होती है, डॉक्टर दत्त ने किसके साथ मिलकर इसको लिखा था? तो इसको जो लिखा था ये सुबिमल चंद्र सरकार के साथ लिखे हैं। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, सुबिमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर इन्होंने इसको लिखा था। टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थे। टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हिंदी का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जो भारत का आधुनिक इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से भी हम जानते हैं। ये इसका जो अनुवाद किया गया राम शरण शर्मा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। डॉक्टर दत्त के द्वारा महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकें हैं, कौन कौन से हैं? पहला है अर्नेस्ट यंगेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिहार, सही है। हिस्टोरिकल मिसलेनी, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार एंड राइटिंग एंड स्पीचलेस ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिव टू बिहार, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार कितने भागों में पटना से प्रकाशित होती थी? ये जो प्रकाशित होती थी ये 3 भागों में प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित होती थी, जो 1857 की क्रांति की शताब्दी ग्रंथ भी बनी? ये शताब्दी ग्रंथ जो बनी है वो कौन है? ये है आपका हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये जो पुस्तक है ना वो 1857 की क्रांति की शताब्दी ग्रंथ भी बनी थी। गांधी जी इन बिहार पटना 1969 किसकी रचना है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये किसकी रचना है? ये जो रचना है आपकी गांधी जी इन बिहार बायोग्राफी, ये किसकी रचना हो सकती है? काली किंकर दत्त की है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, काली किंकर दत्त की है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसकी रचना है? ये भी काली किंकर दत्त की ही रचना है। ऑप्शन नंबर 3। काली किंकर दत्त का सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है? इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो सबसे महत्वपूर्ण कृति कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3 है। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3 ये है इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। लगभग इन्होंने 50 पुस्तकों का भी लेखन और संपादन किया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट किताब इनकी है ये कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3। काली किंकर दत्त ने डिलीट की उपाधि कहां से प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिलीट की उपाधि उनको बर्धमान विश्वविद्यालय से मिलता है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3। काली किंकर दत्त की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु यानी परलोकवासी कब हो गए? जो 24 मार्च 1982 को होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सेकंड सही जवाब है। इनका मानना था कि अगर प्रतिवेदन एक पेज पे भी लिखा जाए, अगर प्रतिदिन एक पेज भी लिखा जाए तो प्रत्येक साल हम एक किताब लिखी जा सकती है। यह किसका मानना है? यह इन्हीं का मानना है। किनका? काली किंकर दत्त का। ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ ये मेरी वीडियो आज कंप्लीट होती है। शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग उसको जरूर देखना चाहिए, हर एक पॉइंट को देखना चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर सुने आप लोग, और एक छोटा सा प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के बीच में इस सेशन को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।